इसके बाद हम लोग चल रहे हैं डेट फंक्शंस पर। ये जो नाउ, टुडे, डे, मंथ, ईयर, ये जो फंक्शन है ये डेट फंक्शन कहलाते हैं, मतलब डेट से रिलेटेड फंक्शन कहलाते हैं। जैसे हम आज की तारीख देखना चाहें, आज की तारीख क्या है, आप जैसे कोई कैश मेमो प्रिंट करते हैं या नेट से कोई चीज़ जब आप प्रिंट आउट निकालते हैं, जब हम लोग कोई इन्वॉइसिंग प्रिंट करते हैं तो क्या होता है, या टिकट प्रिंट करते हैं तो टिकट के नीचे अभी का, जिस समय टिकट प्रिंट करी जा रही है वहाँ पर प्रिंटिंग का टाइम और डेट प्रिंट होता है। तो जैसे ही टिकट प्रिंट होती है उसके साथ ऑटोमेटिकली उसका करेंट टाइम और डेट आ जाता है। तो करंट टाइम और डेट लाने के लिए फंक्शन है नाउ, इक्वल टू नाउ। जैसे आप इक्वल टू नाउ करते हैं, जैसे आप इक्वल टू नाउ लिखेंगे, ये भी नल फंक्शन है। नल फंक्शन का मतलब मुझे कोई आर्गुमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, केवल हम लोग लिखते हैं इक्वल टू नाउ। जैसे आप इक्वल टू नाउ लिखेंगे तो आज की तारीख और इस समय जो भी टाइम हुआ है वो आ जाएगा। और अगर आप लिखेंगे टुडे तो केवल तारीख आएगी। एक फंक्शन है टुडे, एक फंक्शन है नाउ। तो जो टुडे का मतलब है आज की तारीख, नाउ का मतलब है तारीख और समय दोनों, डेट एंड टाइम बोथ। तो अगर आपको केवल तारीख चाहिए आज की तो टुडे दे दीजिए, आज की तारीख आ गई। और इसका फॉर्मेट फिर हम लोग उसी हिसाब से, अगर हमारा फॉर्मेट सही आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हम लोग कंट्रोल 1 के अंदर जा करके अपने तरीके से इसका फॉर्मेट कस्टम में DDMMYY आवर, मिनट, सेकंड के हिसाब से सेट कर सकते हैं। तो ये जो नाउ और टुडे है ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको MCQ में, एग्ज़ाम में भी जो होगा, देखिए साइन कॉस टेन नहीं पूछा जाएगा, पाई पूछा जाता है, सरल ही चीज़ पूछी जाती है आपके MCQ में। अब टुडे और नाउ ज़्यादातर पूछा जाता है, और अक्सर पूछा जाता है कि टुडे और नाउ में क्या डिफरेंस है। तो टुडे शो द करेंट डेट, कैसे यूज़ किया हमने हमें कुछ नहीं करना था, केवल हमने लिखा इक्वल टू टुडे। इसी तरीके से जब हम लोग लिखते हैं इक्वल टू नाउ, जब हम लोग लिखते हैं इक्वल टू नाउ तो आ जाता है शो द करेंट डेट एंड टाइम। जैसे MCQ आता है तो MCQ में वो आपको कंफ्यूज करने के लिए, या MCQ के अंदर ऑप्शन है कि विच फंक्शन इज़ यूज टू शो द करेंट डेट, तो आप टुडे पे टिक करेंगे। विच फंक्शन इज़ यूज टू करेंट डेट एंड टाइम, तो आप नाउ पे क्लिक करेंगे। अब मान लीजिए, अब इसके बाद जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो आपको क्या करना होता है, आज जो भी तारीख लिखी हुई है, या तो आज की तारीख लिखी हुई है, या हमारी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी है, हमारी डेट ऑफ बर्थ लिखी है, डेट ऑफ ट्रांजैक्शन लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है। हमने माना कि कोई तारीख लिखी हुई है 10 नवंबर 2003, मान लीजिए तारीख लिखा हुआ है। तो जब मैंने 10 नवंबर 2003 लिखा तो हमारे डेट के 3 सेक्शन होते हैं, डेट, मंथ और ईयर। तो अक्सर आपको यूज़ करना पड़ेगा, अभी तो एक्सेल में कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन आगे प्रोग्रामिंग में इसकी ज़रूरत पड़ती है कि हम लोग एक डेट से डे को अलग करते हैं, मंथ को अलग करते हैं और ईयर को अलग करते हैं, ताकि उसका कैलकुलेशन एज वगैरह करने के लिए किया जा सके। तो अभी आप लगाना सीख जाइए, जब प्रोग्रामिंग करेंगे उस समय इसका मतलब समझ में आएगा कि कैसे उसका क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो तीनों का मेथड एक ही है कि सबसे पहले आप एक तारीख लिखिए, एक डेट लिख लिया मैंने सेल पर। अब आप देंगे इक्वल टू डे ऑफ द डेट। जैसे आप देंगे डे ऑफ द डेट तो क्या करेगा, उसमें से डे को अलग कर देगा। तो 10 नवंबर का डे क्या निकलेगा 10, मंथ क्या निकलेगा 11, इक्वल टू मंथ ऑफ द नंबर और इक्वल टू ईयर ऑफ द नंबर। तो 3 फंक्शन है हमारे पास, डे, मंथ,
ईयर। डे जो होगा वो डे को एक्सट्रैक्ट करेगा, मंथ को एक्सट्रैक्ट करेगा, ईयर को एक्सट्रैक्ट करेगा। हम लोग लिखेंगे डे ऑफ द डेट, शो द डे ऑफ डेट इक्वल टू मंथ ऑफ डेट, तो शो द month of date equal to year। तीनों का करने का तरीका एक ही है। सबसे पहले मैंने एक तारीख लिखी, उसी तारीख को मतलब उसी डेट को एज अ आर्गुमेंट के तरीके से यूज़ करेंगे। इक्वल टू डे ऑफ डेट का सेल एड्रेस इक्वल टू मंथ इक्वल टू ईयर। तो आपसे पूछा जाएगा कि वो कौन सा फंक्शन है जो डेट में से ईयर को एक्सट्रैक्ट कर सकता है। आंसर इज ईयर। मंथ को एक्सट्रैक्ट करने के लिए मंथ, डेट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए डे, नॉट डेट, डे, क्योंकि डेट एक पूरा खुद में फंक्शन है। डेट जो है वो खुद में एक पूरा फंक्शन है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेल में डेट जो है वो कितने तरीके से लिखी जा सकती है। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक्सेल में डेट 3 तरीके से लिखी जा सकती है। हम लोग इसको यहाँ पे फिर से लिख लेते हैं। The date can be typed in Excel in 3 ways. Date can be typed in Excel by 3 ways. Method number 1 is MMDDYY. Method number 1 is MMDDYY, not DDMMYY. याद रखने की बात है, लेकिन जो सही तरीका है वो हमको लिखना चाहिए DD-MMMYY। हम लोगों ने पढ़ा है कि सही तरीका इंटरनेशनल फॉर्मेट में ये है। पहला प्रेफरेंस आप देंगे कि आज की तारीख में आप डेट ऐसे लिखेंगे DD-MMMYY, जैसे कि अभी मैंने 10 नवंबर 2003 करके टाइप किया। दूसरा तरीका MMDDYY है कि पहले मंथ लिखेंगे, बाद में डेट लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिखेंगे 11/10/2003। पहले मंथ लिखेंगे, फिर डेट लिखेंगे, उसके बाद ईयर लिखेंगे। और मेथड नंबर 3 आज पढ़ रहे हैं जो प्रोग्रामिंग में यूज़ होगा, इक्वल टू डेट, YYMMDD। ऐसे भी करके आप तारीख को लिख सकते हैं। इक्वल टू डेट, ईयर मंथ डे 2003, 11,10 ऐसे भी लिखा जा सकता है। ऐसे भी लिखा जा सकता है। इक्वल टू डेट YYMMDD। आप इसको कोशिश करिएगा, जिस समय आप कॉन्केटिनेट कर रहे होंगे उस समय आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। जैसे वो हम देखना चाहें कि करंट डेट इज़ दिस, कॉन्केटिनेट में आप डेट को आर्गुमेंट के तरीके से यूज़ करेंगे तो नहीं हो पाएगा। यही वाला मेथड आपको यूज़ करना पड़ेगा, कभी प्रैक्टिस करके देख लीजिएगा। तो ये तरीका भी आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में ये भी तरीका होता है जिसके थ्रू हम लोग डेट को टाइप कर सकते हैं। फंक्शन है इक्वल टू डेट YYMMDD। ऐसे करने से भी तारीख आ जाएगी और उसके बाद फॉर्मेटिंग का जिम्मेदारी हमारा है। यहाँ पर जैसे आपने डेट लिखा तो आंसर फिर किस में आएगा, MMDDYY में आएगा। और आप उसको फिर कंट्रोल 1 करके फॉर्मेट सेट कर देंगे DDMMYY में, क्योंकि फॉर्मेटिंग से हमको कोई मतलब नहीं होता है। कंट्रोल 1 करके हम इसको कस्टम पे जा कर के जिस भी तरीके से शो करना चाहें वो हमारे ऊपर है कि बाद में हम इसको DDMMYY के फॉर्मेट में शो कर सकते हैं। तो फिर से तारीख हमारी जैसे हम शो करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो हमारा फंक्शन है इक्वल टू डेट, ईयर, मंथ और डेट। डे मतलब
क्लियर है? इसके बाद फंक्शन हमारे पास बच रहा है फ्रीक्वेंसी। ध्यान से समझना है इस फंक्शन को। स्टैट्स में फ्रीक्वेंसी याद है आप लोग को। फ्रीक्वेंसी का मतलब जैसे कुछ सब्जेक्ट के मार्क्स हैं हमारे पास 70, 80, 40 कुछ, जैसे ये मैथ्स के नंबर हैं कि हमारा एग्ज़ाम हुआ है, बच्चों के मैथ्स के नंबर हैं, किसी के 80 आए हैं, 70 आए हैं, किसी के 40 भी आए हैं, 72 आए हैं, 78 आए हैं, 82 आए हैं। थोड़ा ज़्यादा इसको कर लेते हैं, 90, 92, 60, कुछ हम रिकॉर्ड यहाँ पे फिल कर लेते हैं। फिल 40 मिनिमम हम लोग जो भी नंबर आए हैं अब हम यहाँ पे चढ़ा देते हैं अंदाजे से कि हमारा एक टेस्ट हुआ है और उसमें इन स्टूडेंट्स ने ये नंबर आए हैं इनके। तो हमारे पास बहुत सारे डेटा होंगे, हम उसको चढ़ा देते हैं। हम लोग स्टैट्स में पढ़ते थे, एक रेंज बनाते थे, ये नंबर हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि 30 से 40 के बीच में कितने स्टूडेंट हैं, 40 से 50 में कितने हैं, 50 से 60 में कितने हैं, 60 से 70 में किस में हैं। तो क्लास इंटरवल हम लोग वहाँ बनाते थे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। फिर उसमें हमको छांटना होता था कि 0 से 10 में कितने हैं, 10 से 20 में कितने हैं, 30 से 40 में कितने हैं। वही है फ्रीक्वेंसी फंक्शन। इस फंक्शन को ध्यान से समझना है आपको। ये इकलौता ऐसा फंक्शन है जो ग्रुप फंक्शन की कैटेगरी में आता है। अभी तक हम लोग ने जितने भी फंक्शन पढ़े वो इंडिविजुअल फंक्शन थे, एक ही सेल पर अप्लाई हो जाते थे या एक ही रेंज पर अप्लाई हो जाते थे। इसके लिए मुझे 2 रेंज चाहिए, दो कॉलम्स चाहिए, तीसरे पर आंसर आएगा, तीसरे पर आंसर आएगा। एक तो डेटा वैल्यू चाहिए और दूसरी क्लास इंटरवल वैल्यू चाहिए। तो इसको हम मानेंगे डेटा वैल्यू कि ये मैथ्स के नंबर हैं, ये डेटा वैल्यू है, और बगल वाले सेल पे आप लिखेंगे क्लास इंटरवल। कुछ भी लिख सकते हैं, क्लास इंटरवल लिख रहे हैं हम यहाँ पे, ये क्लास लिख रहे हैं। जो आप क्लास लिखें उसको आप जैसे 0 से 10 है तो 0 से 10 लिखने का ज़रूरत नहीं, हम डायरेक्ट ही यहाँ पे 40 लिख लेते हैं, क्योंकि हमारा कोई भी स्टूडेंट 40 के मतलब 10-20 तो लाया नहीं है। तो हम पहली रेंज 40, आप 10 भी लिख सकते थे। तो हम रेंज बना रहे हैं 40, 50, 60, 70, 80 और 90। मतलब हम ये निकालना चाहते हैं जो मैथ्स के नंबर हैं उसमें 0 से 40 कितने स्टूडेंट हैं, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 अलग अलग करना चाहते हैं। अगर हम ये काउंट इफ़ करते तो हमको ये 6 बार फंक्शन लगाना पड़ता। तो फ्रीक्वेंसी फंक्शन एक ही बार में सारा क्लास इंटरवल दे देगा। ध्यान से समझिएगा, इस फंक्शन को पहले देख लीजिए फिर ट्राई करिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने इसमें 3 कॉलम की ज़रूरत है। नंबर 1 डेटा वैल्यू जिसमें सारे नंबर्स लिख लीजिए, दूसरा है क्लास इंटरवल जो हमने ऐसे लिख लिया 40, 50, 60, 70, 80, 90। अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालेंगे कि कितना इसका आंसर आ रहा है। और ज़रा ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा इक्वल टू फ्रीक्वेंसी FREQUENCY फ्रीक्वेंसी। और अब आपसे ये कहेगा डेटा एरे और बिन एरे, ये लोग क्लास को बिन कहते हैं। तो सबसे पहले मुझे डेटा एरे, रेंज को एरे कहा जाता है एक्सेल में। तो डेटा एरे का मतलब पूरा ऐसा डेटा मैंने सेलेक्ट किया, ये डेटा एरे हो गया, कॉमा करके बिन एरे मतलब क्लास इंटरवल। 2 रेंज देनी पड़ेंगी आपकी बात, हर बार अभी तक हम लोग एक ही रेंज देते थे, अब 2 रेंज देनी पड़ेंगी, कॉमा 2 रेंज देंगे। दिस इज़ द बिन एरे। इसके बाद इसको बंद करेंगे। जब बंद करेंगे तो आंसर तो एक ही सेल पर आएगा, सब पर आएगा नहीं, तो एक ही सेल पर आया। इसके बाद फिर इसको सेलेक्ट करेंगे अगेन, पूरा जितना बड़ा हमारा क्लास इंटरवल है सबको सेलेक्ट करेंगे, एक और करेंगे। एक और का मतलब अगर उससे भी कोई बाहर वैल्यू है, आउट है, मतलब 0 से 90 है, मान लीजिए 90 के अबव भी कोई वैल्यू है हमारे पास, तो आउटसाइड द रेंज अगर कोई डेटा रह जाता है तो इसके लिए तो जो आउटपुट रेंज है वो बिन रेंज +1 करके आपको सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इसके बाद आप फ्रीक्वेंसी के पास में जाएंगे ऊपर
वहाँ पर जहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है इक्वल के पास कर्सर को रखेंगे, यहाँ पे दबाएंगे शिफ्ट कंट्रोल एंटर, तो आंसर आएगा शिफ्ट कंट्रोल एंटर। शिफ्ट कंट्रोल एंटर जो होता है वो ग्रुप आंसर के लिए यूज़ किया जाता है। आप ध्यान देंगे कि अब सभी पे देखिए ऊपर फ्रीक्वेंसी अपने आप दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग अपने फॉर्मूले बार पे ध्यान दे रहे हैं तो हमारा फ्रीक्वेंसी जो फंक्शन है वो एक ब्रेसेस के अंदर दिखाई दे रहा है, ग्रुप बन गया है और सभी पर ये आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि 0 से 40 में 2 स्टूडेंट हैं, 40 से 50 में 1 है, 50 से 60 में 1 है, 60 से 70 में 5 है और 80 से 90 के बीच में भी 5 है और 90 के ऊपर एक स्टूडेंट है, ये देखिए 92 वाला, जिसने 90 के ऊपर भी नंबर लाए हैं। हम इसको कैसे वेरीफाई करें? मान लीजिए किसी संख्या को बदल के देख लेते हैं, जैसे ये 72 है, तो ये जो 72 है ये कहाँ होगा? ये 70 से 80 के बीच वाले में होगा, तो 70 से 80 के बीच में ये 3 है। हम इसको क्या कर देते हैं, 95 कर दें, मान लीजिए 95 कर दें, तो ये वाली एक वैल्यू कम हो जानी चाहिए और ये वाली एक वैल्यू बढ़ जानी चाहिए। तो हम इसको 95 करके चेक कर लेते हैं, हो गया। तो 70 से 80 का एक कम हो गया और 90 के ऊपर वाली वैल्यू एक बढ़ गई। तो दिस इज़ द फ्रीक्वेंसी फंक्शन। फिर से एक बार करके देखते हैं, फिर से एक बार पूरा प्रोसेस करके देखते हैं। क्या किया हमने? सबसे पहले स्टेप नंबर 1 टाइप द डाटा एरे, स्टेप नंबर 2 टाइप द क्लास इंटरवल्स। इन द थर्ड कॉलम हम फ्रीक्वेंसी का यूज़ करेंगे, इक्वल टू फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट द डेटा, कॉमा, सेलेक्ट द क्लास इंटरवल। बिन में हम लोग क्लास इंटरवल सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे, आंसर केवल पहले सेल पर जाएगा। फिर से इसको सेलेक्ट करेंगे, अगेन क्लास इंटरवल +1 एक एक्स्ट्रा कॉलम सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला बार पे जाएंगे, फ्रीक्वेंसी के पास इक्वल के पीछे कर्सर को रखेंगे और शिफ्ट कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एंटर, तो सारा आंसर आ जाएगा। इतना लंबा आपको प्रोसेस करना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी के लिए।